अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान के खिलाफ नैब केस में नया मोड़ आ चुका है। तहकीकाती टीम तब्दील कर दी गई है। केस के अफसरान मोहसिन मजीद और अदील अहमद को भी तब्दील कर दिया गया। डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन विंग 1 लाहौर का भी तबादला। फराह खान का केस इसी विंग में था। मजीद जान लेते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, क्या तफसीलात हैं इन तब्दीलियों की? जी बिल्कुल, अचानक से फराह खान केस की पूरी टीम को तब्दील कर दिया गया है। अब जो नई टीम तश्कील दी है उसमें 3 ऑफिसर को शामिल किया गया है। उसमें हुसैन सुखेरा हैं, ज़ियाउल ख़ान हैं, एहतराम डार हैं। ये नई इन्वेस्टिगेशन टीम के 3 अहम मेंबरान हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन दी गई है। इससे पहले 3 जो इन्वेस्टिगेशन के अहम रुकन थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, केस ऑफिसर और इसके अलावा डायरेक्टर अदील संधो, मोहसिन मजीद और SM हुसैन, इस टीम को अचानक तब्दील किया गया है। और मेरी इतलात ये हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनको लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया है। और इस नई पेशरफ्त में आपको मालूम है ये सिर्फ एक दिन पहले हुआ था जब 13 आला तरीन ऑफिसर जो कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के करीब थे, पिछले सोमवार को इनको तलब किया गया था नैब की तरफ से। और ये वो ऑफिसर्स हैं जिनसे इंफॉर्मेशन तलब की गई थी, उनको नोटिस किए गए थे। लाहौर के 6 आला तरीन ऑफिसर्स में मैं आपको नाम बताना चाहूँगा जिनको तलब किया गया था, इनसे इंफॉर्मेशन नैब की तरफ से मांगी गई थी। इन ऑफिसर्स में कैप्टन अनवर, सालिया सईद जो कि डिप्टी कमिश्नर थी लाहौर की, इसके अलावा दानिश अफसल, उमर शेर चट्ठा, समीर सैयद चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के PSO थे और आजकल ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के PSO हैं। तो ये वो इम्पोर्टेंट लोग थे जिनको क्वेश्चनिंग के लिए नैब ने इनसे मालूमात मांगी। इसके अलावा गुजरांवाला में जो अहम ब्यूरोक्रेट्स उस वक्त सर्व कर रहे थे उनको भी तलब किया गया। तो ये अहम पेशरफ्त एक दिन पहले हुई अचानक से, जिसमें ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र कर दिया गया, इनको तब्दील कर दिया गया। और कुछ इतलात ये थी कि शायद फराह खान और एहसन जमील गुज्जर वापस पाकिस्तान आना चाह रहे हैं और अपने केसेस को फेस करना चाह रहे हैं। मेरी थोड़ी देर पहले जब मैं स्टूडियो आया हूँ इस खबर को ब्रेक करने के लिए, एहसन जमील गुज्जर से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि उनका पाकिस्तान आने का इस स्टेज पे कोई इरादा नहीं है। तो ये एक अहम पेशरफ्त है जो नैब लाहौर में हुई है इस बड़े अहम केस में, जिसमें 40 अफराद को अब तक तलब किया जा चुका है और पाकिस्तान के 7 इदारों से तमाम रिकॉर्ड भी तलब किया गया है फराह खान और उससे जुड़ी 11 कंपनीज के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया आपका जाहिद गशकोरी साहब। स्पेशल जज सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान को फ़र्द जुर्म के लिए 7 सितंबर को तलब कर लिया है। दूसरी जानिब FIA ने मुल्ज़िम मलिक मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट और सुलेमान शहबाज की जायदादों का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अरशद अली। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 1 रोज के लिए हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौसम की खराबी के बायस इस्लामाबाद से लाहौर नहीं पहुँच सके, जबकि हमजा शहबाज कमर की तकलीफ के बायस पेश नहीं हो सकते। अदालत ने दोनों की हाजिरी माफी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की जायदादों का रिकॉर्ड और मुल्जिम मलक मकसूद मरहूम का नादरा से जारी करता डेथ सर्टिफिकेट भी अदालत में जमा करवाया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 सितंबर के रोज तलब कर लिया है और तमाम मुल्जिमान को आइंदा हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। अब आपको ये खबर दें कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 10 मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है। जमानत 5-5 हज़ार रुपये के मुचलकों पर मंजूर की गई। अदालत में डॉक्टर बाबर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के खिलाफ एक जैसे 15 मुकदमात दर्ज हैं। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि ये फराह गोगी समेत
دیگر کو ریلیف دلوانے کے لیے حکومت میں آئے ہیں۔ لاہور سے ارشد علی کی رپورٹ۔ کوکر نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب چیلنج کیا۔ درخواست میں سبطین خان سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، بیلٹ پیپرز پر سیریل نمبر درج کرنا خفیہ رائے شماری کی نفی ہے، لہٰذا انتخاب کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پولنگ دوبارہ کروانے کا حکم دیا جائے۔ لیگی رہنما عطا نے احاطہ عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں بیٹھا ہوں، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونے دوں گا، احتساب کا عمل جاری رہے گا۔ احتساب کا عمل ہے وہ جاری رہے گا، وہ رکنے نہیں پائے گا۔ اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، اثر نو الیکشن کروایا جائے اور بیلٹ پیپرز ایسے جاری کیے جائیں جن کے اوپر سیریل نمبر درج نہ ہو۔ لیگی رہنما رانا مشہود کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جو سوشل میڈیا کا سہارا لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے اور کرپشن کرتی ہے۔ کیمرامین خاور محمود کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے خلاف اپوزیشن کے امیدوار ملک سیف الملوک کھوکھر کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ 2 رکنی بینچ پیر کے روز سماعت کرے گا۔ ارشد علی سے تفصیل حاصل کریں گے۔ ارشد بتائیے۔ جی صدرہ، لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 1 اگست کو سیف الملوک کی جانب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا جو الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اس پر سماعت کرے گا۔ اس حوالے سے درخواست کو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس درخواست میں جو ہے وہ سبطین خان سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا جو الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار دے کر عدالت جو ہے وہ دوبارہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب کروانے کا حکم دے۔ اس پر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ 1 اگست بروز پیر کے روز جو ہے وہ سماعت کرے گی۔ جی تفصیل کے لیے شکریہ ارشد۔ وزیر اعظم نے فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کو عمران خان کے خلاف سنگین فرد جرم قرار دے دیا۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ عالمی جریدے نے غیر قانونی رقوم کی ترسیل کے حقائق بے نقاب کر دیے۔ حقائق ثبوت ہیں کہ عمران نیازی جھوٹ، تضادات اور منافقت کا پیکر ہے۔ وزیر اعظم نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان الزامات پر مبنی آرٹیکل شائع کرنے پر فائنینشیل ٹائمز کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کریں۔ یقین ہے کہ عمران خان یہ دعویٰ دائر نہیں کریں گے۔ ایک بار پھر ثابت ہوگا کہ عمران خان نیازی کس طرح ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو 88 غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی۔ پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کے درخواست گزار اکبر ایس بابر کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو کہا ثابت ہو گیا کہ ابراج کمپنی سے $13 لاکھ کی فنڈنگ کی گئی۔ ابراج گروپ کے خلاف جو کیس نیو یارک کورٹ میں ہے اس میں عمران خان براہ راست ملوث ہیں۔ بات بہت سنگین ہے اور مزید سنگین ہو گئی ہے۔ ایک چیز جو طے ہو گئی ہے وہ یہ کہ اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کم از کم 88 غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے۔ ایک بھی غیر ملکی فنڈنگ کرتا تو وہ پارٹی فورن ایڈڈ پارٹی میں ڈکلیئر ہوتی ہے۔ صرف اور صرف ایک پاکستانی شہری اپنی انفرادی حیثیت میں ایک سیاسی جماعت کو فنڈ کر سکتا ہے، پاکستانی کمپنی بھی نہیں فنڈ کر سکتی۔ جو آج کی سٹوری ہے جو مزید تشویشناک ہے وہ یہ ہے ثابت ہوا ہے $1.3 ملین وہ ابراج کی کمپنی کے ذریعے فنڈ ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں پاکستانیوں سے جمع کیا۔ پھر ایک عرب شیخ ہیں انہوں نے $2 ملین کیے جس میں سے ایک پورشن ووٹن کے ذریعے پی ٹی آئی میں ہے، دوسرا انصاف ٹرسٹ کے ذریعہ ہے۔ اس میں عمران خان ڈائریکٹلی اس کیس میں ملوث ہوتا ہے جو ابراج کے خلاف نیو یارک کورٹ میں کی ہے، کیونکہ وہاں $14 ارب کی یہ جو کمپنی تھی جس میں $1 بلین کا فراڈ جو ہے وہ عارف نقوی پہ الزام ہے۔ ان کی ایکسٹریڈیشن جب ہوگی تو وہ تو ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے۔ یہ پیسہ جو ابراج کا تھا یہ کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کے لیے تو نہیں تھا، تو جب یہ سیاسی جماعت اور وہ بھی پاکستانی سیاسی جماعت کو فنڈ کرنے میں استعمال ہوا تو وہ اسے پوچھ گچھ کریں گے۔ اور ایسے میں لیگی رہنما محمد زبیر کہتے ہیں پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کے خلاف فائنینشیل ٹائمز کی خبر جھوٹی ہے تو عمران خان ان کے خلاف کیس کرے۔ ہم نے اپنی تلاشی دے دی، اب عمران خان اپنی تلاشی دیں۔ الیکشن کمیشن سے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ کر دیا۔ 8 سال ہو چکے فورن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں پڑا ہے، صرف اس چیز کے لیے کہ عمران خان اس کا جواب دے۔
عمران خان سب سے سچے کلیم کرتے ہیں, سب پر انگلی اٹھاتے ہیں, سب کو الزام لگاتے ہیں کہ اس نے حساب نہیں دیا, اس نے رسیدیں نہیں دی. تو ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنا حساب جو دینا ہے آپ تو اپنا حساب دے دیں. کبھی ہائی کورٹ بھاگتے ہیں, کبھی کارروائی رکوا دیتے ہیں الیکشن کمیشن میں, کبھی سپریم کورٹ بھاگتے ہیں. یہاں نواز شریف نے تمام حساب کتاب دیا, ان کو تو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا, وہ ہر کورٹ کے پاس گئے, کنوکشن بھی ہوئی ہے, بالکل جھوٹے کیس بنائے گئے. آج بھی مریم نواز ہر روز پیش ہوتی ہیں, لیکن جب اپنا حساب دینا پڑتا ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں میں نہیں حساب دوں گا. اب دس از دا مومنٹ کہ ہی شوڈ کم کلین, اور اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہاں آپ حساب کتاب دیں, دوسرا ہے کہ آپ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف کیس کریں. اور ہم نے تو ڈیلی میل کو سوٹ بھی فائل کیا. اب عمران خان کے پاس موقع ہے, ان کو ایک لائبل سوٹ کر دیں ان کے خلاف, فائنینشیل ٹائمز کے خلاف, ان سے اپالوجی لیں, الیکشن کمیشن کو یہ لیٹر لکھ دیں کہ جی ڈیلی بیسس پر آپ پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کیس چلائیں. یہ نہ کہیں کہ جی پی ایم ایل این کا کیس بھی ساتھ چلے گا. الیکشن کمیشن سے چیف جسٹس آف پاکستان وہ تو لیں, کیوں نہیں بلاتے عمران خان کو؟ وہ کون ہے؟ سارے پاکستانی حساب کتاب دیتے ہیں, تو وہ عمران خان کیوں نہیں حساب کتاب دے سکتا کہ جی ہی از ابو دی ریسٹ؟ ایسا نہیں ہو سکتا. فائنینشیل ٹائمز کی اسٹوری میں کوئی نئی بات نہیں ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم پر الزام کیا ہیں اور کیا جواب دیا جائے. پی ٹی آئی رہنما نے الیکشن کمیشن کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس لانے کا بھی ارادہ ظاہر کر دیا. بولے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی حکومتی وفد سے ملاقات ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. ملاقات ہوئی ہے پرسوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو حکمران اتحاد ہے ان کے لوگوں سے, کل ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے پی ٹی آئی کا فنڈنگ کیس. یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, پاکستان کی عدلیہ کا, اس کی صریحاً خلاف ورزی ہے. ہم اپنی لیگل ٹیم سے بات کر رہے ہیں اور یہ ایک فٹ کیس ہے پروسیڈ اگینسٹ الیکشن کمشنر اینڈ ممبران کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جوڈیشل جو کمیشن ہے اس میں ریفرنس بھیجا جائے اور ان کو ان کے عہدوں سے برخاست کیا جائے. جو فائنینشیل ٹائمز میں کوئی نئی بات نہیں ہوئی. ہم مان رہے ہیں کہ یہ 1.3 ملین ڈالر جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو ووٹن سے ٹرانسفر ہوئے تھے. ہم نے یہ ڈکلیئر کیے ہوئے اکاؤنٹ. اس میں ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے ایلیگیشن کیا ہے اور ہم نے جواب کیا دینا ہے. اور عارف نقوی پاکستانی ہیں, انہوں نے وہ پیسہ بھیجا, وہ پیسہ جو ہے وہ لیگل طریقے سے پاکستان آیا, لیگل طریقے سے ڈکلیئر ہوا. پاکستان میں سیاست کرنے والی سیاسی جماعتوں کے امریکہ میں فنڈز اکٹھا کرنے کا انکشاف. کس کس پارٹی نے کتنے فرم اور کتنی فنڈنگ اکٹھی کی؟ سما انویسٹیگیشن یونٹ فرم رجسٹریشن منظر عام پر لے آیا. تفصیلات جانیے زاہد گشکوری کی رپورٹ میں. پاکستان میں سیاست امریکہ میں چندہ. سما انویسٹیگیشن یونٹ امریکہ میں فنڈز جمع کرنے والی سیاسی جماعتوں کے رجسٹرڈ فرمز کی دستاویزات سامنے لے آیا. دستاویزات کے مطابق 4 سیاسی جماعتوں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم پاکستان اور آل پاکستان مسلم لیگ نے پارٹی فنڈز کے لیے فرمز رجسٹر کروائیں. سب سے زیادہ فرمز پی ٹی آئی نے رجسٹرڈ کروائیں, جن سے پی ٹی آئی نے 2010 میں 23 لاکھ سے زائد ڈالرز اکٹھے کیے. 2014 میں امریکی شہری آفتاب شاہ نے $75,000 پی ٹی آئی کو ٹرانسفر کیے. اسی طرح فیصل ارشاد اور سجاد برکی نامی 2 امریکی شہریوں نے 2015 میں بھی $75,000 جمع کیے اور 2017 میں $117,000 کی فنڈنگ کی. پی ٹی آئی کے علاوہ ایم کیو ایم نے بھی فرم بحیثیت این پی او رجسٹر کرایا, جس کا پتہ 90 درج ہے. عباد الرحمان اور اعجاز صدیقی نامی افراد نے امریکہ سے ایم کیو ایم کی فنڈنگ کی اور متعدد پروجیکٹس کے لیے فنڈز اکٹھا کیے گئے. پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے علاوہ آل پاکستان مسلم لیگ کی 3 فرمز اور پیپلز پارٹی کے آصف زرداری کے نام پر ایک فرم کی بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کے مطابق فارن فنڈنگ پر سیاسی جماعتوں کے خلاف آئین میں کارروائی کا اختیار موجود ہے. کنور دلشاد کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا بھی فیصلہ جلد از جلد سنا دینا چاہیے. وزیر مملکت برائے قانون و انصاف شہادت اوان نے کہا ہے کہ صوبے میں حالات خراب ہوں تو گورنر راج لگانا وفاقی حکومت کا اختیار ہے. وزیر اعظم ضروری سمجھیں تو گورنر راج کی سمری منظوری کے لیے صدر کو بھجوا سکتے ہیں. ویسے بھی صدر مملکت ہماری اکثر ایڈوائسز پر عمل کے بجائے واپس بھجوا دیتے ہیں. شہادت اوان کی سما کی نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی سے بات چیت آپ کو بھی سنواتے ہیں.
जी बिल्कुल, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ शहादत अवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सदर मुमलिकत की अप्रूवल के बगैर गवर्नर राज लगा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? बात यह है कि जब एडवाइस चली जाएगी तो प्रेसिडेंट साहब कितने तो नहीं करेंगे, या उसको वापस भेज देंगे, इसके अलावा तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट साहब ने तो बहुत से आईनी कवानीन, बहुत सी हमारी एडवाइसेस हैं, उस पर वो अमल नहीं करते हैं। उसकी कैसी सूरत में गवर्नर राज नाफिज होता है सर? देखिए जी, बात ये उसकी सर्टन कंडीशन है। पहली बात तो ये है कि आप जो समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो है, मईशी तौर पे सिचुएशन अगर ख़राब हो जाए तो उस लिहाज से, या आप ये समझते हैं कि किसी तरीके से आइन और कानून जो है उसकी वायलेशन हो रही है, तो यकीनी तौर पे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, गवर्नमेंट का ये इस्तेकाक है कि वो अवामुन नास के बेहतर मफाद के अंदर जो है वो गवर्नर के लिए जी बिल्कुल, जो गवर्नर राज है इसका इस्तेहकाक वफाकी हुकूमत के पास है जब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हो। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं सियासी इंतशार, खलफिशार और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। मुदाखलत नरम हो या गर्म, सबको मिलकर मुल्क को बचाना होगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि सब लोगों को मिलकर बैठना है, वरना लोग फैसले खुद अपने हाथों में ले लेंगे। IMF बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। मुल्क तारीख के बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहा है। गरीब वेंटिलेटर पर है और सैकड़ों फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जैकबाबाद पहुँच गए हैं। NDMA हुक्काम, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है, जिसके बाद वज़ीर आज़म झलमक्सी रवाना हुए हैं। जी हाँ, NDMA चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ ने ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैकबाबाद पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, जैकबाबाद के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ झलमक्सी रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैकबाबाद पहुँच गए हैं। NDMA चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ ने उनको ब्रीफिंग दी है। ये भी बताया जा रहा है कि जैकबाबाद के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ झलमक्सी रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैकबाबाद पहुँचे, वहाँ उनको NDMA हुक्काम, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह से इंतजामात किए गए हैं। NDMA हुक्काम, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है। सूरत हाल काफ़ी ख़राब है सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के ज़्यादातर अज़ला में तबाही आई है। हालिया बारिशों से सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हुई है। मुख्तलिफ जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 10,000 के करीब मकानात तबाह हुए हैं और सैकड़ों अफराद की जानें भी गई हैं। तो सैलाब से मुतासरा इलाकों का विज़िट करने के लिए निकले हैं वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, और उनका मुतअद्दिद दफ़ा दौरा मनसूख भी हुआ ख़राब मौसम की वजह से। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से यही कहा गया था, उनकी टीम की जानिब से यही कहा गया था, यही बताया गया था कि जैसे ही मौसम की सूरत हाल बेहतर होगी तो मियाँ शहबाज शरीफ फ़ौरी तौर पर अवाम में निकलेंगे और सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा भी करेंगे। मुतासरीन की बहाली के लिए रिलीफ इक़दामात भी किए जा रहे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है, जिसके बाद वज़ीर आज़म झलमक्सी रवाना हो गए हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा जलाल नूरज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल नूरज़ई साहब, बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने कहाँ कहाँ दौरा किया है और क्या क्या अहकामात जारी किए हैं इस सिलसिले में? देखिए, इस पर अपने कंसर्न से वज़ीर आज़म ने पहले भी सूबे को आगाह किया है और यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए से PDMA को भी ये हिदायत जारी हुई थी, सूबाई हुकूमत को भी जारी हुई थी। तो अब वज़ीर आज़म के हालिया दौरे के बाद इन्हें मजीद भी ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि वो जलमक्सी भी जाएंगे जहाँ भी सैलाब ने तबाही मचाई है। तो इस लिहाज से बलूचिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे तबाही मची है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह
तबाह हुआ है, पुल तकरीबन 20 से ज़ायद 25 से ज़ायद पुल तबाह हुए हैं, और इस तरह मुताबिक डैम और इस तरह हिफाजती पुश्ते ये तबाह हुए हैं। तो इस पे ज़रूरत है कि वफाक की तरफ से ये सूबे की हुकूमत का भी मुतालबा है कि वो इनकी इमदाद करे ताकि बहाली के काम वो मौसर तौर पर हो सके, क्योंकि सूबे के अब मजीद इतने रिसोर्सेज नहीं रहे हैं कि वो ना उनकी इतनी अब इस्तात रही है कि वो इस हवाले से मजीद बहाली के काम में वो ताउन कर सके। लिहाजा वफाक की ताउन की जरूरत है, और ये दौरा अहम इसलिए भी है कि यहाँ पर मजीद खुद भी वो वज़ीर आज़म साहब खुद भी मुशाहिदा कर पाएंगे, और उसके बाद वो तमाम तर तफसीलात उनके सामने रखी जाएगी ताकि मजीद जो मुतासरा इलाके और अफराद है उनकी बहाली का काम हो सके। जी अच्छा जलाल नूरज़ई साहब, चूँकि वज़ीर आज़म तो ख़ुद निकले हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो ख़ुद मुशाहिदा करेंगे और मौके पर अहकामात भी जारी करेंगे। दुरुस्त आपकी बात है कि सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो है, लेकिन जो वसाइल वफाकी हुकूमत को दस्तयाब हैं उसको लेते हुए वज़ीर आज़म कोई अहकामात भी जारी करेंगे। मुतासरीन की इमदाद के हवाले से कोई रिलीफ़ पैकेज का भी ऐलान होगा। लेकिन इसके साथ साथ ज़रा हमारे नाज़रीन को मुख्तसरन ये बता दिएगा कि कौन कौन से इलाक़े बलूचिस्तान के ऐसे हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोगों को तवज्जो की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, यहाँ तो सरदस्त खुद जो सूबाई दारुल खलाफा है और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा है, कोयटा मुतासिर है, और इससे ज़िला लज़बेला, किला सैफुल्ला और गवादर, तुरबत, इसी तरह कल्लात, मस्तुंग, यानी एक वसी इलाका है सूबे का जो इसकी जद में आया है और शदीद मुतासिर है। तो इसकी ज़रूरत है कि इस पर फौरी तौर पर विफाक भी तवज्जो दे दे। और इसमें एक अहम बात इस पूरी सूरत-ए-हाल में ये भी है कि इन बारिशों के बाद, मानसून की इन बारिशों के बाद जो बदलवानी है वो कुल सामने आए हैं, चूँकि जितने भी पुल टूटे हैं, डैम टूटे हैं, हिफाजती पुश्ते टूटे हैं, वो नाकिस तामीरात की बिना पर टूटे हैं। लिहाजा अब खुद वज़ीर आज़म साहब भी और सूबे की हुकूमत को भी ये हिदायत हो और इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि जो एक गठजोड़ यहाँ पर है, वज़रा, अराकीन असम्बली, ठेकेदार और इसी तरह महकमों की इंजीनियर, जो जिनकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है, तो ज्यादा नुकसान शायद ना होता अगर हिफाजती पुश्ते न टूटते, अगर बंद न टूटते, अगर डैम न टूटते। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिस पर फौरी तौर पर इसके साथ साथ ही वो इंक्वायरी एक कमीशन बनाया जाए ताकि उनके गरेबानों में हाथ डाला जाए जिन्होंने लोगों के जिंदगियों से खेला है, और एक बड़ी मिकदार में बारानी पानी जो कि एक एसेट है, असासा है कुदरती, वो भी जाया हो चुका है। खुद कोयटा के अंदर ये डैम टूट चुके हैं और कोयटा के मुजाफात में जो रिचार्जिंग पॉइंट है पानी के, वो सारे कब्जा हो चुके हैं। और ये सारे सियासी लोगों की मिली भगत सी हुआ है, या वो उनको खदशा होता है कि कहीं अगर वो इस पर कोई स्टैंड लेते हैं या आवाज बुलंद करते हैं तो इनका वोट बैंक। बात बिल्कुल सही है जलाल नूरज़ई साहब की, कि बारानी पानी जो हमारे लिए रहमत बन सकता था वो अब जहमत बन चुका है नाक़िस इंतजामात की वजह से। इसको बचाया जा सकता था। खालिद अजीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद अजीम साहब, एक तो आप वज़ीर आज़म के विजिट पर भी कमेंट कीजिएगा, दूसरा जिससे जलाल नूरज़ई साहब ये कह रहे हैं कि जो डैम्स के हिफाजती पुश्ते थे वो टूट जाने से ज़्यादा नुकसान हुआ, ज़्यादा डिज़ास्टर इस वजह से हुआ, इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। आप क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म को हंगामी तौर पर इस पर क्या काम करना चाहिए? जी बड़ी तफसील से जलाल नूरज़ई साहब ने जो तबाहकारी वहाँ पे हुई है उसका नक्शा खींचा है, जो नुकसान हुए हैं उनकी भी उन्होंने निशानदेही की। वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से मैं याद कर दूँ कि हमारे इल्म में ये है कि वो 2-3 दिन से इसका प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन वो मौसम की खराबी की वजह से उनका वहाँ जाना मुमकिन नहीं हो सका। आज सुबह भी उन्होंने एक मरतबा अपना ये दौरा मनसूख किया है, लेकिन जो ही हालात साजगार हुए तो वो यहाँ से चल पड़े हैं। और इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो वहाँ होने वाले जो इंतजामात हैं और इंतजामी उमूर में जो लोग इस वक्त वहाँ पे सरगर्म अमल हैं, उनको इस बारे में खबर हो जाती है कि वज़ीर आज़म ने महज ज़बानी नोटिस नहीं दिया, बल्कि वो सारी की सारी चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और इस सूरत में उनकी जो कारकर्दगी है वो एक मुख्तलिफ रूप में ढल जाती है। दूसरा ये है कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि मुसीबत की इस घड़ी में वो बिल्कुल तनहा और बेयार मददगार नहीं है, बल्कि उनकी इस हवाले से जो उनकी मुसीबत है उसकी फिक्र है। मुल्क के वज़ीर आज़म को भी ये इस हवाले से भी बहुत ज़रूरी था। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ जाके जब वो मौके पे ये सारी चीज़ें देखेंगे तो मैं सुनी सुनाई बातों पे या जो मुरतब रिपोर्टें हैं उन पे वो इंतज़ार नहीं करेंगे।
वो जो दूसरी बात जलाल नूरजई साहब कर रहे थे उसमें सबसे संगीन सूरत हाल ये है कि वो बारानी पानी जो जखीरा होता है उन डैम से वो जब ज़ाया हो जाता है तो यूँ समझने के खुशकसाली का एक जो आगे एलिमेंट है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, और इसकी वजह बनी है वो पुश्ते टूटना, और वो जो पुश्ते टूटे हैं यकीनी तौर पे वो नाकस कारकर्दगी जो है इससे पहले या उस पर वो नाकस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है या जो भी सरफे नज़र चीज़ें लिखी है उसकी वजह से उसकी अगर वाक़तन तहकीकात हो तो मैं समझता हूँ कि उसके कोई नताइज निकल सकते हैं। लेकिन हमने आज तक यही देखा है कि इस किस्म की चीज़ों की इंक्वायरी का हुक्म तो दे दिया जाता है लेकिन कभी किसी को सजा होते हुए कम ही देखी हमने, और उसकी रीज़न जो मुझे लगती है वो जलाल नूरजई साहब कह रहे थे कि ये सियासतदानों और ठेकेदारों का गठजोड़। भाई अब तो बहुत से ठेकेदार जो हैं वो मुझे खुद नज़र आ रहे हैं कि वो सियासत में किस अंदाज में असरअंदाज होके अपने सरमाए के बलबूते पे टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और वो ईवानों में पहुंचते हैं। ऐसी सूरत में जब वो वहाँ बैठे होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सबके हाथ कांपते हैं, और वजह ये है कि हमारा जो निज़ाम है उसमें लोगों को मुनसिब नुमाइंदे जो है उनके वोटों की ज़रूरत होती है और उनको कोई बंदा भी नाराज़ नहीं करता, और अगर कोई बराह रास्त खुद नहीं बैठा हुआ तो उसका भाई भतीजा कोई उसका और ताल्लुकदार बैठा होगा, और ना भी बैठा हो तो उनका सरमाया जो है इस मामले में बरूए कार आ जाता है और इस किस्म की चीज़ें जो दबा दी जाती हैं। ऐसा हुआ तो ये बहुत बदकिस्मती होगी। यकीनी बात है कि सूबे के वसाइल इतने पहले ही वो शॉर्टेज में है और हमेशा स्पेशल ग्रांट की बात की जाती है बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बजट का क्राइटेरिया है उसमें ज़्यादा बड़ा फैक्टर आबादी होता है, और मुल्क का आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा बलूचिस्तान है जबकि रकबा उसका जो है वो सबसे बड़ा है। उसको मेंटेन करने के लिए जो रकम दरकार होती है वो कम ही होती है। तो ऐसी मुसीबत ऐसी आफत जो है इसमें यकीनी तौर पे उनको बाहर से कोई मदद मिलना ज़रूरी है। बाहर से मुराद मेरी ये है कि वफाकी हुकूमत जो है वो अपने वसाइल वहाँ पे इस्तेमाल करे। बड़े डिजास्टर में आमतौर पे इंटरनेशनल मदद जो है वो भी तलब की जाती है, लेकिन ये इस किस्म के हालात नहीं है। इसमें मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत अगर अपने वसाइल वहाँ पे खर्च करे तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में यकीनी तौर पे वक्त लगेगा, वो फौरी तौर पे तो नहीं हो सकेगा, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस चीज़ का जायज़ा लेना ज़रूरी है कि क्या वो जो आफत है वो सैलाब की शक्ल में वो इतनी ज़्यादा संगीन थी कि उसके आगे ठहर नहीं सकी, या ये है कि वो महज वहाँ उनकी जो नाक़िस तामीरात हैं वो सबब बनी है इसकी तबाहकारी का। इसकी जांच होना ज़रूरी है। हम इसकी बात कह सकते हैं कि जांच के बाद जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा भी दी जानी चाहिए। तवक्को अगरचे मुझे इसकी कम है, लेकिन यही बात जो है वो सारे लोग कहेंगे कि उन लोगों के सही। खालिद साहब साथ ही रहिएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़रा अज़ीम साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फ़रा साहिबा आपका वक्त देने के लिए। बहुत वर्स्ट सूरत हाल है बलूचिस्तान में, सैलाब के बाद तबाहियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और अभी हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे थे जिसमें आप सैलाब से मुतासरा इलाक़ों के बारे में बता भी रही थी। अब जबकि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ख़ुद सैलाब से मुतासरा इलाक़ों का दौरा कर रहे हैं, क्या समझती हैं आप कितना नुकसान हुआ है? क्या कोई ब्रीफिंग वगैरह उनको दी जाएगी? कितना नुकसान हुआ है ख़ुद आपसे सुनना चाहते हैं हमारे नाजरीन, क्या बता पाएंगी आप इस सिलसिले में? जी बिल्कुल रहमान रहीम। देखिए, जैसे मैंने अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया कि अभी हम रिलीफ एंड रेस्क्यू के फेज से गुजर रहे हैं। ये जो एक्चुअल आपको डैमेजेस का पता चलेगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के बाद, वो अभी जैसे ही ये सैलाब की सूरत हाल थोड़ी सी थमती है तो उसके बाद ही आप जान सकेंगे। और वजीर आजम जो है वो बिल्कुल दौरे पर हैं और वो तमाम जितने भी इलाके हैं सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनका वो दौरा कर रहे हैं। जूम पर भी, बल्कि वो 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर भी उनको ज्वाइन किया था, वो मीटिंग में कर रहे थे और उन्होंने यकीन दिलाया। देखिए, यकीन भी दिलाया है और अपने इस जो प्राइम मिनिस्टर का जब से उन्होंने हल्फ उठाया है वो गवादर भी गए हैं, कोयटा के उन्होंने इतने दौरे किए हैं, और हमें ये नजर आ रहा है इंशाल्लाह कि अब फेडरल जो है बहुत ज्यादा तवज्जो देगी बलूचिस्तान की तरफ। और आप ये देखें कि सैलाब से मुतासरा इलाकों का जिस तरीके से वो दौरा कर रहे हैं, बस हमें ये है कि अभी हम रेस्क्यू एंड रिलीफ के फेज से गुजर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो जैसे ही ये सैलाब की सूरत थोड़ी सी थमती है, कूल डाउन होती है, तो सारे फैक्ट्स सर्वे के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने एक्चुअल फैक्ट्स रख सकूंगी। ठीक है फ़रा अज़ीम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खालिद अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जलाल नूरजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।